लोकतंत्र के महापर्व की चुनाव आयोग ने की घोषणा। प्रदेश की 5 लोकसभा में पहले चरण होगा मतदान। 19 अप्रैल को होगा मतदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में लगाया जनता दरबार। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कांग्रेस को टिहरी संसदीय सीट पर बड़ा झटका। पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाड़ और मालचंद ने ज्वाइन की भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। अनुकृति गुसाई ने दिया इस्तीफा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू हैं अनुकृति। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, उत्तराखंड में पहले चरण में वोटिंग होनी है। तो पहले चरण की वोटिंग जो है उत्तराखंड में वो 19 अप्रैल को होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। उत्तराखंड में आपको बता दें कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं और पहले ही चरण में इन 5 लोकसभा की सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी 5 सीटों पर प्रत्याशी जो है उन्हें घोषित कर चुकी है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी अभी तक घोषित हुए हैं। 2 पर लगातार मंथन कांग्रेस कर रही है। वर्तमान में 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो लोकसभा की जो चुनाव हैं उनकी तारीखों का ऐलान हुआ है कुछ ही देर पहले। और इसी के साथ उत्तराखंड में आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले ही चरण में मतदान होगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उत्तराखंड में जो बात देखने को मिली, पहले ही चरण में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव के लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हुई है और उसमें ये तय हुआ है कि उत्तराखंड में जो पहला चरण है 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका इंतजार काफी लंबे समय से भी था और लगातार जो राजनीतिक दल है वो इसकी तैयारी भी कर रहे थे। और ऐसे में कह सकते हैं कि 5 लोकसभा सीटें जो है उत्तराखंड में है और इसी को लेकर ये निर्णय लिया गया है कि 5 की सीटें हैं वो उस पर एक ही दिन यानी 19 तारीख को ही मतदान किया जाएगा। और इसके अलावा कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल है, बीजेपी की तरफ अगर हम खासतौर पर बात करें तो चुनाव को लेकर के अपने 5 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से भी 3 ही प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया गया है। तो कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो चुनाव है काफी रोचक नजर आएगा और उसी को लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो राजनीतिक दल कर रहे हैं। और ऐसे में आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कह सकते हैं कि अब जो चुनावी माहौल है वो एक सस्ता बना नजर आएगा और तमाम जो स्टार प्रचारक हों या फिर बड़े दिग्गज नेता हों वो एक तरीके से चुनावी समर में जो है नजर आएंगे। बिल्कुल आकाश, अगर हम बात करें 5 लोकसभा सीटों की तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस ने अभी 3 ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। बाकी जो 2 सीटें बची हुई हैं अभी उन पर कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। क्या लगता है किसको मौका मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने ये बढ़त तो बनाई है कि उन्होंने अपने 5 सीटों पर जो है प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति है क्योंकि नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट ऐसी है कि जिस पर कांग्रेस लगातार मंथन का दौर चल रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में मौजूद है। माना जा रहा है कि जल्द ही सभी संभवतः चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है तो कोशिश होगी कि दोनों सीट पर भी प्रत्याशी घोषित किए जाए। रेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पेचीदा जो सीट है वो कहीं हरिद्वार है क्योंकि इसी पर कांग्रेस के मंथन का दौर लगातार जारी है क्योंकि हरीश रावत एक तरीके से मना कर चुके हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से भी तय किया जा रहा है कि उनको अगर ये भी माना जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनको ही चुनाव में मैदान में उतारा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी हरिद्वार से ही दावेदारी कर रहे हैं। तो कोशिश कहीं ना कहीं यही है। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो जब चुनाव हुए थे तो हरीश रावत नैनीताल लोकसभा से ही वो चुनावी मैदान में उतरे थे। तो अब ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि अब वो अगर पार्टी में मंजूर की स्थिति बनी हुई है। आकाश, तमाम जानकारी के लिए तो हमारे ब्यूरो चीफ आकाश गौड़ हमारे साथ बने हुए थे और जानकारी दे रहे थे। उत्तराखंड में आपको बता दें 5 सीटों पर एक ही चरण में पहले चरण में मतदान होगा। लोकसभा में माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में। कांग्रेस की तरफ से अभी 2 सीटों पर मंथन लगातार जारी है।
तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पहले ही चरण में 5 लोकसभा सीटों पर यहां मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। बीजेपी ने अपने 5 प्रत्याशी उतार दिए हैं लोकसभा के। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो, उसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होंगी। साथ ही कहा कि राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन कारणों का गहराई से अध्ययन करने और राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रवासी सम्मान समारोह भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के तहत आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वह कमर्शियल हो या निजी, उन्हें चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे और इन चार्जिंग स्टेशन की जो सुविधा होगी वो ऐप के माध्यम से दी जाएगी। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरफीना ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सरफीना ट्रस्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर दीपा का कहना है कि ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार की योजनाएं भी उन तक पहुंचाई जा रही हैं। सरफीना ट्रस्ट 2 राज्यों में काम करता है, जिसमें देहरादून और उत्तर प्रदेश शामिल है। के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है और इस क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं वो विशेषकर घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं। हम उनके साथ काम करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम पूरा करवाते हैं और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं हम उनको दिलवाते हैं। और सरफीना ट्रस्ट सर 2 राज्यों में काम करता है, एक देहरादून में और एक उत्तर प्रदेश में। देहरादून में हम सरकार के साथ CWC कमेटी के साथ हम भिक्षावृत्ति बच्चों के साथ काम करते हैं और हमारा खुला गृह आश्रय है, वहाँ बच्चों को सुबह लाया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है और शाम को उन्हें सुरक्षित उनकी जगहों पर पहुँचाया जाता है। वैसे भी हम कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम बालिकाओं को टेलरिंग की, ब्यूटिशियन की और कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं और उन्हें आजीविका से जोड़ते हैं। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख CDS थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार संभाला था। वहीं जनरल बिपिन रावत ने जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व सैनिकों ने बिपिन रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। गणेश जोशी ने कहा कि CDS बिपिन रावत का परिवार एक सैनिक परिवार रहा है। बिपिन रावत द्वारा उत्तराखंड के युवाओं के लिए अनेकों काम किए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड के लोगों की लंबाई काफी कम होती है। CDS जनरल बिपिन रावत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और 8 दिसंबर 21 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए जो काम किए हैं, मुझे याद है जब मैं विधायक था, मैं उनके पास गया। हमारे उत्तराखंड के लोगों की हाइट कम होती है। आज जो भर्ती में
5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, उसको दिया है तो जनरल विपिन रावत ने दिया है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हमारे जवानों को भर्ती में दिक्कत नहीं आ रही है। आज हमारे जो 2 बॉर्डर जो ब्रिगेड हैं बॉर्डर के, एक पिथौरागढ़ का और एक जोशीमठ का, हमारे गांव को संवारने के लिए सेना के माध्यम से व्यवस्था हो रही है। ये काम भी जनरल विपिन रावत ने कहा है और उन्होंने और कई प्लानिंग मेरी उनके साथ मिलकर हुई थी और अचानक हमारे छोड़ के चले गए। उनकी जयंती है, आज हम पूरे सम्मान के साथ उनको उनकी जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुराने कमर्शियल डीजल वाहन को स्क्रैप कराने और नए वाहन की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी का मकसद लोगों को आरामदायक अच्छे वाहन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शहर में संचालित हो रही पुरानी सिटी बसों और विक्रमों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर बदले में क्लीन फ्यूल बेस्ड गाड़ियों की दिशा में काम किया जा रहा है। पुरानी सिटी बसों का संचालन हो रहा है जो कि 10 रूटों पर संचालित है। इसके अलावा 450 से अधिक अभी पुराने विक्रम चल रहे हैं। लगभग 350 के लगभग विक्रम पहले ही चेंज हो चुके हैं जो नए 8 से 13 सीटर में आ चुके हैं। इसके अलावा इन 450 को भी हम लोग फेज आउट करने जा रहे हैं ताकि नई गाड़ियां जिससे जो आरामदायक हो वो लोगों को उपलब्ध हो सके। उसके लिए जो एट प्रेजेंट हमारी पुरानी डीजल संचालित सिटी बसेस चल रही हैं या विक्रम चल रहे हैं उनको फेज्ड मैनर में हटाकर अच्छी गाड़ियां जो कि क्लीन फ्यूल बेस्ड हो या BS6 नॉर्म की हो उनको चलाना। देहरादून के शहर के हर क्षेत्र में और मुख्य मार्गों पर अच्छी सेवा उपलब्ध कराएं और साथ में आम सिटीजन्स के लिए एक ऐसे देहरादून बनाएं जो क्लीन और ग्रीन हो। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बहराबाद से है, जहां ब्लॉक बहराबाद प्रमुख आशा नेगी ने बीडीओ मानस मित्तल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि बीडीओ मानस मित्तल के द्वारा मुझे किसी भी सरकारी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है और पूछे जाने पर मेरे साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। बिना मेरी सहमति एवं सुझाव के बहराबाद ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत में अनावश्यक रूप से कहीं भी कोई कार्य शुरू करा दिया जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे की बंदर बांट की जा रही है। अब उच्च अधिकारियों से मांग है कि जल्द से जल्द बहादुराबाद के खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल का यहां से स्थानांतरण किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो जल्द ही ब्लॉक के प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठूंगी। आया था हमारे संज्ञान में, जिसमें ये था कि पिछले साल भी वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया होगा गांव में नाला को क्रॉस करके। तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये वास्तव में एक जेन्युइन समस्या है, इसको नाले को सही करवाना अति आवश्यक है, जिससे कि इस बरसात में उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसको देखते हुए उस कार्य को स्वीकृति दिया गया, जिसपे थोड़ा मैडम का आपत्ति था कि इसको हम क्यों करवा रहे हैं। उसमें उनको अनुरोध किया गया और बताया भी गया कि ये क्योंकि वास्तव में पिछले साल भी समस्या थी और इस समस्या का समाधान के हेतु इस कार्य को स्वीकृत किया गया है। मुझे यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे कोई भी योजनाएं आए वीडियो द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। कोई जानकारी आई श्यामा प्रसाद जी की मुखर्जी से योजनाएं आई थी, उनका पैसा भी आया था और आपदा से भी आया था। SCP पूछा भी मैंने, उन्होंने लिखित में दिया मैंने, फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कहते हैं कि वो पिछले वित्त का पैसा है, ये हुआ है, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें, आप अपना देखिए, हम अपना खुद ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने लाभार्थियों के साथ मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिव कॉलोनी में मोदी सरकार द्वारा अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। माल रोड स्थित पटरी व्यापारियों के साथ भी मुलाकात की योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी जुटाई गई। इसके बारे में बहुत अच्छा है। पहले हमने 10 वाला लिया,
उसका भी अच्छी तरह निपट गया। और उसके बाद 20 वाला मिला, 20 वाला हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, फ़ोन करके बुलाया बैंक में अच्छे से और हमें वो भी मिला है। अब 50 वाला फाइनल हो गया, 50 वाला भी लिया है हमने। अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे और मोदी जी और आगे चलते रहेंगे, हमें मोदी जी के साथ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जन जन को लाभ पहुंचाया है। तो आज उसी के संदर्भ में हमारा एक लाभार्थी संपर्क आयोजन था, जिसमें हमारे युवा मोर्चा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष स्नेहा जोशी जी भी उपस्थित रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी, सपना शर्मा, अभिलाष सभी उपस्थित रहे। और हमने सब जगह जाके जन जन से संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आपको क्या क्या लाभ मिले हैं। तो स्वनिधि योजना जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिला है लोगों को। जहाँ तक बात है हर घर जल हर घर नल की योजना है, सड़क का फायदा सभी को मिल रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, पर जो बेसिक योजनाएं हैं जिसके लिए हमने उनसे फीडबैक लिया कि कहीं आपको किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा योजना का लाभ लेने के लिए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत ही आसानी से योजना की हमें सूचना मिली नगर पालिका के माध्यम से और हमने जाके उसमें अपना आवेदन करा और हमें बड़ी आसानी से उस योजना का लाभ मिल पाया। पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं हैं और जो हमारी राज्य सरकार की धामी सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क हम कर रहे हैं। पहले विकसित भारत यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं को जो पात्र लोग छूट गए थे उन तक पहुंचाने का काम आपने देखा होगा, जनवरी तक हमने किया। और उसके बाद हम लाभार्थी संपर्क कर रहे हैं ताकि इन योजनाओं के बारे में फीडबैक मिल सके। जब हम लाभार्थियों से मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कैसे उनको फ़ायदा मिला और क्या होना चाहिए। एक फीडबैक इससे जनरेट हो रहा है और पार्टियां जहां राजनीति जोड़ तोड़ में जुटी हैं, हम लाभार्थियों के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं। एक तरीके से जनसंपर्क भी इस माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सेवा की राजनीति करती है, ज़मीन पर कार्यकर्ताओं के ज़रिए हम हर लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 400 पार का मोदी जी ने जो हमें नारा दिया है, लक्ष्य दिया है, उसको हम पूरा अवश्य करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग झाला के पास एक बार फिर बंद हो गया है। बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। बता दें कि 2 दिन पहले भी इसी स्थान पर भारी भूस्खलन होने के कारण इस मार्ग को खोलने में बड़ी कठिनाई आई थी, लेकिन सही समय पर इस स्थान की ढंग से मरम्मत नहीं होती है तो आने वाली 4 धाम यात्रा के लिए यह बड़ा खतरा बन सकता है। एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल ने पुलिस लाइन कैंपस का वार्षिक निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर थाने कोतवाली को आवंटित कराने की बात कही। एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल ने पुलिस कर्मियों की सलामी गारद का निरीक्षण किया। इसके बाद टर्न आउट और शस्त्र ड्रिल बेहतर होने पर पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपाकर इनाम देने की घोषणा भी की। पुलिस लाइन का मुआयना किया गया था, जिसमें यहाँ के जो वाहन हैं उनके रखरखाव के, जो पुलिस के जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनका रखरखाव और जो भी हमारी जीपी लिस्ट है उनका मिलान और क्या क्या हमारी जितने जो ड्यूटियाँ हमारी बाहर जा रही हैं, कितनी ड्यूटियाँ अलग अलग जगह पर हमारी प्लेस्ड हैं, उन सभी का एक मुआयना किया गया था। और इसमें आवश्यक हिदायत भी आरआई को और जो संबंधित हमारे अधिकारी हैं उनको दी गई थी। इसमें पुलिस का जो वेलफेयर है उस पर ध्यान देने के साथ साथ जितना हमारे संसाधन है उनका मैक्सिमम उपयोग करने का, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और इसके लिए हिदायत भी। डोईवाला के किसान जहां एक सप्ताह पहले हुई बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान झेल चुके हैं, उसके बाद अब जंगली हाथियों ने एक बार फिर से किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। राजाजी नेशनल पार्क व लच्छीवाला रेंज से सटे बुल्लावाला गांव के आबादी इलाके में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार जारी है। देर रात भी हाथियों के झुंड ने किसानों की गन्ने व गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से किसानों में भारी आक्रोश है। आबादी क्षेत्र की तरफ हाथियों के घुसने का यह कोई पहला मामला नहीं है। लगभग 6 माह से लगातार हाथी आबादी क्षेत्र का रुक कर किसानों की फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं।
जो है 10-12 हाथी जो हैं हमारे गांव में घुस गए, पूरा इनका झुंड का झुंड। और ये हर दूसरे तीसरे दिन अमूमन ऐसा हो ही रहा है कि वन्य जीव जो है हमारे गांव में आते हैं और जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और कल तो इन हाथियों ने हद ही कर दी। 2.5 लाख रुपए से मैंने जो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो है ये केंचुआ खाद का ही प्लांट मैंने लगाया था, इसमें 2.5 लाख रुपए मेरी लागत आई थी और इसे कल हाथियों ने जो है नष्ट कर दिया है। मेरा ये कहना है कि वन विभाग को हमारी सरकार ने जो है पैसा जो है सुरक्षा दीवार के लिए आवंटित किया था 1 वर्ष पूर्व, और 1 वर्ष से ये पैसा वन विभाग के पास पड़ा हुआ है। तो ये सुरक्षा दीवार क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हम जानवरों से, देखो जानवरों का एक ही सॉल्यूशन है, सुरक्षा दीवार। यदि सुरक्षा दीवार बन जाती है हमारे यहाँ तो फिर जानवरों से हमें जो है ग्रामवासियों को जो है मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा इसका कोई और समाधान नहीं है। देवाल में महिला समूहों के उत्पादों के लिए ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू की अध्यक्षता में अपुड़ू बाजार लगाया गया। अपुड़ू बाजार कार्यक्रम में थराली से पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। देवाल विकास खंड के प्रमुख दर्शन दानू ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ महाशिवरात्रि पर्व होने के चलते विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित नहीं किया जा सका। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने और महिला समूहों के उत्पादन को बाजार देने के लिए अपुड़ू बाजार लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन उस दिन शिवरात्रि पर्व होने के कारण इस पर्व को हमने 15 तारीख मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे गांव-गांव से बहनें यहाँ पर पहुँची हैं और पिछले कई सालों से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारा मूल मोटिव इस कार्यक्रम को करने का यही है कि हमारे गांव में जो बहनें हैं अपने प्रोग्राम को लेकर या अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने को लेकर गाँव के स्तर पर काम करती हैं, उसको ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर तक दिखाने का दायित्व भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का होता है। और हम पिछले कई सालों से इस पर प्रयास भी कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। साथ ही साथ आज हमने अपुड़ू बाजार जो स्थानीय उत्पाद हैं, आज मुझे कहते हुए खुशी है, जब मुझे ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी मिली थी तब 80 महिला समूह यहाँ पर कार्य करती थी, लेकिन आज 480 महिला समूह कार्य कर रही हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारी बहनें जो स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे हमारा राजमा है, हमारी चौला है, हमारा हरी सब्जी है, सबको लेकर मार्केट में पहुंची हैं, बाजार लगा हुआ। थराली विधानसभा के दूरस्थ गांव हरिनगर लेटाल के ग्रामीण आज भी इतने लंबे वर्षों बाद भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। लगातार सरकारों से आश्वासन मिलने के बाद भी हरिनगर लेटाल तक सड़क न पहुंच पाने से ग्रामीण नाराज हैं और तहसील कार्यालय में जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजते हुए ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो समस्त ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो वहीं ग्रामीणों की इस मांग को जायज ठहराते हुए सूना वार्ड के जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी ने भी हरिनगर लेटाल के ग्रामीणों का समर्थन किया। लेटाल में रोड की मुख्य समस्या है जो आज तक भी धरातल पे नहीं हो पाई है। कई बार हमारे गांव में सर्वे हो चुकी है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन आगे से ही लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि कई विकट समस्याओं के साथ हमारे गांव वालों को झेलना पड़ रहा है और यहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति है गांव की। इस बार हमने ये सब गांव वालों ने सोचा है कि अगर यहाँ पे रोड की समस्या कोई सॉल्व नहीं कराएगा तो हम भी 2024 का लोकसभा का चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। इस बार अगर रोड नहीं आएगी तो हम बहिष्कार करेंगे और रोड नहीं तो वोट नहीं। आने जाने में कठिनाई होती है, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए परेशानी होती है और 2004 से हम लड़ रहे हैं मोटर मार्ग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान तो कभी होता नहीं है। लेकिन हम आज यहाँ आए हैं तो एक विश्वास के साथ आए, रोड नहीं है तो वोट नहीं है। फॉरेस्ट में भी रोड जो है लंबित पड़ी है, उसका डिजिटल मैप बनाने के लिए कल मेरी बात हुई थी एक्शन PWD थराली से, तो उन्होंने कहा कि हमने चेक काट दिया है, लेकिन पहले जो इन्होंने जहाँ पेड़ लगने थे वो लैंड उन्होंने बनेला में घोषित की थी, बाद में बोला कि वहाँ पत्थर है, वहाँ पेड़ नहीं लग सकते हैं, तो उस कारण ये रोड जो है लेट हो गई है। सरकार इसको जल्द पूर्ण करेगी। अपनी मांगों के लिए हर किसी का अधिकार होता है, वो सरकार को चेताए और सरकार जरूर चेतेगी। लोकसभा से पहले कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।